क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई किताब पढ़ी, कोई लेक्चर सुना और अगले ही दिन ऐसा लगा जैसे सब कुछ दिमाग से धुल गया हो? जैसे वो जानकारी कभी वहां थी ही नहीं। आज हम इसी पहेली के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास शिवा नारायण का एक शोध पत्र है जो एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने रखता है। वो ये कि हमारे दिमाग में एक अंदरूनी कंपास होता है और अगर हम उसे इस्तेमाल करना नहीं सीखते तो हम ज्ञान के समंदर में खो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये शोध पत्र जिसका शीर्षक है ब्रेन्स कंपास, हिप्पोकैम्पल मैकेनिज्म्स इन लर्नोग्राफी एंड नॉलेज ट्रांसफर, असल में हमारे सीखने के जो पारंपरिक तरीके हैं उन्हें चुनौती देता है। अच्छा। ये सिर्फ पढ़ाने पर नहीं बल्कि इस बात पर ध्यान देता है कि हमारा दिमाग असल में ज्ञान को सहेजता कैसे है और इस्तेमाल कैसे करता है। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम ये समझेंगे कि ये नया सिद्धांत जिसे लेखक लर्नोग्राफी कहते हैं है क्या। ये दिमाग के एक छोटे से हिस्से हिप्पोकैम्पस को सीखने की पूरी प्रक्रिया का हीरो क्यों मानता है, और सबसे जरूरी बात, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि अगली बार कुछ सीखें तो वो दिमाग में टिका रहे। सही। चलिए इस दिमागी सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं, लर्नोग्राफी। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी सा लगता है। क्या ये सीखने का कोई नया फॉर्मूला है? एक तरह से हाँ, लेकिन ये फॉर्मूले से ज्यादा एक नजरिया है। शोध पत्र इसे पारंपरिक शिक्षा के ठीक उलट रखता है। उलट कैसे? देखिए, पारंपरिक शिक्षा में क्या होता है, एक शिक्षक है जो जानकारी दे रहे हैं और छात्र हैं जो उसे सुन रहे हैं। ज्यादातर प्रक्रिया निष्क्रिय है। लर्नोग्राफी कहती है कि ये तरीका दिमाग के डिजाइन के खिलाफ है। अच्छा। ये एक ऐसा न्यूरो कॉग्निटिव ढांचा है जो सीखने वाले को, आप कह सकते हैं, ड्राइवर की सीट पर बिठाता है। ड्राइवर की सीट पर मतलब सीखने की जिम्मेदारी पूरी तरह से छात्र पर डाल देना। जिम्मेदारी से ज्यादा ये सीखने की प्रक्रिया में छात्र को सक्रिय रूप से शामिल करने की बात है। लर्नोग्राफी 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ी है। ओके। पहला है मोटर एंगेजमेंट, जिसे शोध पत्र में बड़ा मजेदार नाम दिया गया है, पेंसिल पावर। पेंसिल पावर? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है अपने हाथों का इस्तेमाल करना, लिखना, ड्रॉ करना, नोट्स बनाना। अच्छा, ये तो वही बात हुई जो हमारे स्कूल के टीचर हमेशा कहते थे, लिख लिख कर याद करो। तो इसके पीछे भी विज्ञान है। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ रटना नहीं है, ये एक तरह से ज्ञान को अपने शरीर का हिस्सा बनाना है। जैसे कोई डांसर सिर्फ स्टेप्स याद नहीं करता, उसका शरीर उन्हें सीख लेता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब हम लिखते हैं तो हमारा दिमाग उस जानकारी को सिर्फ आंखों से नहीं देखता, बल्कि हाथों की हरकतों से भी जोड़ता है, और ये कनेक्शन ज्ञान को ज्यादा मजबूती से दिमाग में बैठा देता है। दूसरा स्तंभ है स्थानिक प्रसंस्करण, यानी स्पेशल प्रोसेसिंग, और यहीं पर वो अंदरूनी कंपास वाली बात आती है। हाँ, हिप्पोकैम्पस, ये शब्द मुझे बहुत आकर्षक लगा। शोध पत्र इसे ज्ञान को समझने का चौथा आयाम कहता है। इसका क्या मतलब है? ये कोई असली कंपास तो है नहीं? नहीं, ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। सोचिए, आपका दिमाग एक शहर है जिसे आप पहली बार देख रही हैं। ठीक है। कोई किताब पढ़ना ऐसा है जैसे किसी ने आपको उस शहर के 100 पतों की एक लिस्ट थमा दी हो। आप उन्हें रट तो सकती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी जगह किसके पास है, या एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। आप बस अलग अलग तथ्यों के साथ रह जाती हैं, लेकिन उस शहर की कोई समझ नहीं बनती। बिल्कुल। हिप्पोकैम्पस वही है जो उस लिस्ट को एक मानसिक नक्शे में बदल देता है। ये दिमाग का वो हिस्सा, हिप्पोकैम्पस, है जो हमें बताता है कि ये सभी पते एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। अच्छा। ये हमें उस ज्ञान के शहर में घूमने, नए रास्ते खोजने और हर जानकारी को उसके सही संदर्भ में रखने की ताकत देता है। इसके बिना हमारे पास सिर्फ तथ्यों का ढेर होता है, असली ज्ञान नहीं। और तीसरा स्तंभ? और लर्नोग्राफी का तीसरा स्तंभ इसी से जुड़ा है, ब्रेन पेज का निर्माण, यानी दिमाग में ज्ञान के इन नक्शों को खुद बनाना। ये तो सीखने को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। लेकिन अगर ये तरीका इतना स्वाभाविक है तो हमारे आजकल के क्लासरूम्स इसके ठीक उलट क्यों चलते हैं? शोध पत्र में हाई क्लास टीचिंग का जिक्र है, और एक बहुत चौंकाने वाली बात कही गई है कि ये हिप्पोकैम्पस को पंगु बना सकता है। हाँ, और ये इस शोध का सबसे, कह सकते, विवादास्पद लेकिन जरूरी हिस्सा है। हाई क्लास टीचिंग से लेखक का मतलब उन क्लासरूम से है जहाँ बहुत ज्यादा ऊर्जा, मोटिवेशन और बहुत सख्त तरीके से पढ़ाया जाता है। जहाँ शिक्षक एक परफॉर्मर की तरह होता है। बिल्कुल।
1 मिनट, मतलब जिस तरीके को हम सबसे अच्छी पढ़ाई मानते हैं, एक जोशीला और प्रेरक शिक्षक, वही दिमाग के सीखने वाले हिस्से को पंगु बना सकता है। ये तो बहुत बड़ी और चौंकाने वाली बात है। इसमें कोई और पहलू भी होगा? पहलू ये है कि जब बहुत ज्यादा भावनात्मक दबाव या प्रदर्शन का तनाव होता है तो दिमाग का एक और हिस्सा सक्रिय हो जाता है, एमिगडाला। हाँ। ये हमारा फाइट या फ्लाइट सेंटर है जो खतरे और भावनाओं को नियंत्रित करता है। शोध पत्र का तर्क है कि ऐसे माहौल में छात्र का एमिगडाला हाईजैक हो जाता है। हाँ, मतलब वो सीखने के बजाय तनाव महसूस करने लगता है, और जब एमिगडाला हावी होता है तो वो हिप्पोकैम्पस के कामकाज को दबा देता है। छात्र ज्ञान का नक्शा बनाने के बजाय सिर्फ उस प्रदर्शन को देखने वाला दर्शक बनकर रह जाता है। तो पारंपरिक क्लासरूम का तनाव हिप्पोकैम्पस पर असर डालता है, लेकिन स्रोत एक और आधुनिक खतरे की ओर इशारा करता है जिसका सामना हम सब हर रोज करते हैं, हमारी स्क्रीन। डिजिटल लत का इसे क्या लेना देना है? ये सीधा जुड़ा हुआ है। लेखक का कहना है कि जब हम घंटों तक सिर्फ निष्क्रिय होकर कंटेंट देखते हैं, चाहे वो वीडियो गेम हो या सोशल मीडिया वीडियो, तो हम अपने हिप्पोकैम्पस को उसका काम करने का मौका ही नहीं दे रहे। हम उसे कोई नक्शा बनाने के लिए नहीं कह रहे, हम बस उसे पहले से बने बनाए रास्ते दिखा रहे हैं। मतलब हम दिमाग के जीपीएस का इस्तेमाल करने के बजाय उसे बंद करके बैठे हैं। ठीक यही, और इसका असर बहुत गहरा होता है। शोध के अनुसार अत्यधिक स्क्रीन टाइम हिप्पोकैम्पस और पैराइटल लोब के बीच के न्यूरल कनेक्शन को कमजोर कर देता है। पैराइटल लोब, जो हमारे दिमाग का गणित और तर्क का केंद्र है। जब ये कनेक्शन कमजोर होता है तो न सिर्फ हमारी याददाश्त घटती है, बल्कि गणितीय कौशल और स्थानीय समझ भी कम हो जाती है। अच्छा। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जिन बच्चों को स्क्रीन की लत होती है वो अक्सर गणित जैसे विषयों में संघर्ष करते हैं। दिमाग के सीखने वाले कनेक्शंस वो कमजोर पड़ जाते हैं। ये सारी बातें सैद्धांतिक लग सकती हैं, लेकिन स्रोत में एक असल इंसान की कहानी है जो दिल दहला देने वाली है। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब दिमाग का ये कंपास सच में काम करना बंद कर दे तो क्या होता है। ये न्यूरोसाइंस की दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और दुखद मामला है। हम बात कर रहे हैं हेनरी मोलाइसन की। हेनरी मोलाइसन, जिन्हें विज्ञान की दुनिया में पेशेंट HM के नाम से जाना जाता है, उनकी कहानी वो स्मृति और दिमाग के बारे में हमारी समझ के लिए एक मील का पत्थर है। हेनरी को बचपन से ही मिर्गी के गंभीर दौरे पड़ते थे जो समय के साथ बढ़ते ही जा रहे थे। 1953 में जब वे 27 साल के थे, डॉक्टरों ने एक प्रयोगात्मक सर्जरी करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर दिमाग के उन हिस्सों को हटा दिया जाए जहां से दौरे शुरू हो रहे हैं तो शायद हेनरी को राहत मिल जाएगी। हाँ, और दौरे दिमाग के अंदरूनी हिस्से से आ रहे थे, इसलिए सर्जनों ने उनके दिमाग के दोनों तरफ से हिप्पोकैम्पस और उसके आसपास के कुछ हिस्सों को हटा दिया। और सर्जरी एक लिहाज से सफल रही। हाँ, हेनरी के मिर्गी के दौरे लगभग बंद हो गए, लेकिन इसकी उन्हें एक भयानक कीमत चुकानी पड़ी। सब कुछ याद रख सकते थे, लेकिन वो कोई भी नहीं याद नहीं बना सकते थे। सर्जरी के बाद जो भी हुआ, जो भी उनसे मिला, जो भी बात हुई, वो कुछ ही मिनटों में उनके दिमाग से मिट जाती थी। उन्हें गंभीर एंटेरोग्रेड एमनेशिया हो गया था। वे हमेशा के लिए साल 1953 में कैद होकर रह गए थे। हमेशा के लिए? हाँ, अगर कोई डॉक्टर उनसे सुबह मिलता और फिर दोपहर में वापस आता तो हेनरी के लिए वो एक अजनबी होता। ये सोचना भी कितना मुश्किल है, मतलब उनकी जिंदगी का हर पल, हर अनुभव एक धुएं की तरह उड़ जाता था। बिल्कुल। स्रोत इस कहानी का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में करता है। बिल्कुल। लेखक का तर्क है कि जब हम अपने क्लासरूम को निष्क्रिय बना देते हैं, जहां छात्र सिर्फ सुनते हैं और खुद ज्ञान का नक्शा नहीं बनाते, तो हम उन्हें कार्यात्मक रूप से, यानी एक तरह से हेनरी मोलाइसन जैसा ही बना रहे हैं। वो जानकारी तो सुनते हैं, लेकिन वो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा कभी नहीं बन पाती। जैसे हेनरी के दिमाग से बातें मिट जाती थीं, वैसे ही छात्रों के दिमाग से पड़ा हुआ ज्ञान मिट जाता है। HM की कहानी हमें दिखाती है कि हिप्पोकैम्पस के बिना सीखना असंभव है। ये एक बहुत ही गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। तो अगर समस्या इतनी बड़ी है तो इसका समाधान क्या है? हम इन जानकारियों को असल में लागू कैसे कर सकते हैं? क्या हमें अपने सारे स्कूल और कॉलेज बदलने होंगे? शोध पत्र एक बड़े बदलाव का नहीं, बल्कि एक अलग तरह के क्लासरूम मॉडल का सुझाव देता है। वो इसे ब्रेन पेज क्लासरूम कहता है। ब्रेन पेज क्लासरूम? हाँ, और इसका मूल मंत्र है क्लासरूम बोलने की जगह नहीं, बल्कि सीखने की जगह होना चाहिए। सीखने की जगह? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि क्लासरूम का फोकस शिक्षक के पढ़ाने से हटकर छात्र के सीखने पर होना चाहिए। और ये दो तरीकों से हो सकता है। पहला, जिसका हमने पहले जिक्र किया,
मोटर नॉलेज पर जोर देना, यानी पेंसिल पावर और फिंगर मैपिंग। छात्रों को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि सामग्री के साथ शारीरिक रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। नोट्स बनाना, डायग्राम बनाना। हाँ, माइंड मैप तैयार करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जब आप कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखती हैं और सब समझ में आता है, लेकिन जैसे ही आप खुद करने बैठती हैं, सब दिमाग से गायब। सही। क्योंकि आपने सिर्फ देखा, किया नहीं। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। और दूसरा तरीका है स्थानिक शिक्षा, यानी स्पेशल लर्निंग को अपनाना। ऐसा माहौल बनाना जो खोज और नेविगेशन को बढ़ावा दे। शोध पत्र में एक बहुत खूबसूरत लाइन है, स्मृति अंतरिक्ष में यात्रा करती है। स्मृति अंतरिक्ष में यात्रा करती है, इसका क्या मतलब है? स्मृति और अंतरिक्ष का क्या संबंध? इसका संबंध हमारे विकास से है। हमारे पूर्वजों के लिए याद रखने का मतलब था ये याद रखना कि पानी कहाँ मिलेगा, सुरक्षित गुफा किस दिशा में है, या शिकार किस रास्ते पर मिलेगा। अच्छा, हमारी मेमोरी जगहों और रास्तों को याद रखने के लिए ही विकसित हुई है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी दोस्त के घर का रास्ता याद रखती हैं, क्योंकि आप वहां खुद चलकर या ड्राइव करके गई हैं। आपने सिर्फ नक्शा नहीं देखा, आपने उस रास्ते का एक मानसिक नक्शा बनाया है। लर्नोग्राफी इसी सिद्धांत को क्लासरूम में लाना चाहती है। तो इस मॉडल में शिक्षक की भूमिका क्या होगी? अगर वो लेक्चर नहीं देंगे तो क्या करेंगे? इस मॉडल में शिक्षक एक चैप्टर मॉडरेटर बन जाता है। चैप्टर मॉडरेटर। हाँ, उसका काम ज्ञान देना नहीं, बल्कि छात्रों को अपना ज्ञान खुद बनाने में मदद करना है। वो छात्रों को अपने ब्रेन पेज मॉड्यूल बनाने के लिए गाइड करते हैं, यानी हर चैप्टर का अपना दिमागी नक्शा बनाने में। और इस प्रक्रिया में हर छात्र एक छोटा शिक्षक बन जाता है, जो पहले खुद सीखता है और फिर उसे इस तरह व्यवस्थित करता है कि दूसरों को भी समझा सके। यही ज्ञान का असली हस्तांतरण है। चलिए, ये बहुत दिलचस्प है। तो अब तक की इस पूरी चर्चा को अगर हमें कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो तो वो क्या होंगे? मुझे लगता है पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि दिमाग का हिप्पोकैम्पस सिर्फ यादों का स्टोर रूम नहीं है। सही। ये एक हिप्पोकम्पास है, एक गाइड है जो हमें ज्ञान का नक्शा बनाने में मदद करता है। इसके बिना हम सिर्फ तथ्यों के ढेर में खो जाएंगे। और दूसरा, सीखने का सबसे प्रभावी तरीका निष्क्रिय होकर सुनना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से शामिल होना है, जिसे शोधपत्र लर्नोग्राफी कहता है। हाँ, इसमें अपने हाथों का इस्तेमाल करना, यानी पेंसिल पावर, और अपने दिमाग में ज्ञान का नक्शा बनाना शामिल है। तीसरा बिंदु एक चेतावनी है। आधुनिक शिक्षा का प्रदर्शन आधारित तनाव और हमारी डिजिटल स्क्रीन की लत दोनों ही इस हिप्पोकम्पास को कमजोर कर सकते हैं, जिससे हमारी सीखने और याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। बिल्कुल। और आखिर में हेनरी मोलाइसन की दुखद कहानी। ये कोई काल्पनिक उदाहरण नहीं, बल्कि एक जीता जागता सबूत है कि हिप्पोकैम्पस के बिना सीखना नामुमकिन है। सही। ये हमें याद दिलाता है कि सीखने के ऐसे तरीके अपनाना कितना जरूरी है जो दिमाग के इस हिस्से को सक्रिय और मजबूत बनाए, जैसे कि ब्रेन पेज क्लासरूम का मॉडल। ये चर्चा हमें सीखने और सिखाने के तरीकों पर फिर से सोचने के लिए एक मजबूत विज्ञान आधारित तर्क देती है। हिप्पोकैम्पस को एक ऐसे कंपास के रूप में देखना जिसे हमें लगातार इस्तेमाल करके सक्रिय रखने की जरूरत है, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, ये पूरी बहस को ही बदल देता है। अब सवाल ये नहीं है कि कितनी अच्छी तरह पढ़ाया गया, बल्कि सवाल ये है कि दिमाग में कितनी अच्छी तरह सीखा और मैप किया गया। इससे शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक के प्रदर्शन से हटकर छात्र के दिमाग में हो रही प्रक्रिया पर आ जाता है। और इसी के साथ हम एक अंतिम विचार पर आते हैं। स्रोत इस बात पर बार बार जोर देता है कि स्मृति अंतरिक्ष में यात्रा करती है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। अगर ज्ञान के मानसिक नक्शे बनाने के लिए भौतिक स्थान और उसमें घूमना इतना महत्वपूर्ण है, तो हमारे घरों, हमारे ऑफिस और हमारे पढ़ने की जगहों का डिजाइन और वास्तुकला हमारी सीखने और याद रखने की क्षमता को किस तरह अनजाने में और सूक्ष्म रूप से आकार दे रही होगी।